Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about the chapter number 7 of class 12, that is evolution. In the previous video of this chapter we have already discussed about the various theories of evolution and the evidences related to them. Now in this session we are going to discuss about the adaptive radiation, human evolution, etc. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first topic is adaptive radiation. The process of evolution of the different species in a given geographical area, starting from a point and radiating to the other areas of the geography or the habitat, is called as the adaptive radiation. यानी कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर इवोल्यूशन होता है अलग अलग स्पीशीज़ का किसी भी एक गिवन जोग्राफिकल एरिया के अंदर, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे जो अलग एरियाज़ हैं, जो अलग जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, उनके अंदर रेडिएट हो जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा। इस प्रोसीजर को हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसके बेसिकली 2-3 एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है डार्विन फिंचेस का। तो इसका देख लेते हैं कि डार्विन फिंचेस क्या थी, क्या उनके अंदर चेंजेस आए थे, कैसे वो अडेप्टिवली रेडिएट हुई थी। तो यहाँ पे जब जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने जब अपनी जर्नी करी तो उसी टाइम पे गैलोपस आइलैंड पे भी गए। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, जिन बर्ड्स को बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से जाना गया। उन्होंने देखा वहाँ पे कि वो सेम आइलैंड के ऊपर ही इन जो ब्लैक बर्ड्स हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं और इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो सेम आइलैंड के ऊपर ही इवॉल्व हो गए हैं, उनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, मॉडिफिकेशंस आई हैं। और जो सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन आया था वो उनके बीक साइज़ में आया था। नॉर्मली जो ये फिंचेस थे वो सीड ईटिंग फीचर्स थे इनके पास, लेकिन बाद में इनकी जो बीक है वो उसके अंदर चेंज आए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन आए और उसके मदद से वो बाद में इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन जो फिंचेस हैं उनके अंदर ये चेंज हो गए। तो ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर अलग अलग स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हो रहा है किसी भी गिवन एरिया के अंदर, और फिर वहाँ से वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर हैबिटेट्स के अंदर रेडिएट हो रहे हैं, इसी प्रोसीजर को हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी है इसका, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन मार्शपेल्स। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्शपेल्स हैं, इनका भी एक कॉमन सेम एंसेस्टर था और उसी सेम ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के ऊपर ये अलग अलग इनके अंदर भी जो वैरायटीज़ हैं इनके अंदर भी चेंजेस आए, और यही एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे अडेप्टिव रेडिएशन का। सो व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया, वी कैन कॉल इट एज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसको अंदर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जब एक से ज़्यादा रेडिएशन हो किसी भी एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया के अंदर। आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया का मतलब होता है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, ह्यूमन डिस्टर्बेंस बेसिकली ना हो। तो अगर ऐसे एरिया के अंदर अगर एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन आती है तो इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्शपेल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज biological evidences. The nature cynic for the fittest and the fitness is based on the characteristics which are inherited. तो ये जो नेचर सेलेक्ट करती है जो फिट ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो फिटनेस वाला जो फिनोमिना है नेचर के अकॉर्डिंग ये एक चीज़ के ऊपर बेस्ड है, और वो जो चीज़ है वो ये है दैट द कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेड, जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं उस एक पॉपुलेशन में एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन तक, वो बेस होता है किसी भी नेचुरल सिलेक्शन के लिए। द सेम ऑर्गेनिज्म और द सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेटर सर्वाइव कर लेते हैं या फिर बेटर अपने आप को अच्छे से अडेप्ट करवा पाते हैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर। द फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। तो ये जो फिटनेस वाला जो फिनोमिना है ये एंड रिजल्ट होता है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसके अंदर वो उस एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट हो सके और नेचर उसको सिलेक्ट करे। ये इसी की वजह से जो नेचर के अंदर जो फिटनेस वाला फिनोमिना है ये आता है और यही नेचुरल सिलेक्शन होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेमार्क। He said that the evolution of life form has occurred but driven by the use and disuse of the organ. तो उन्होंने बोला कि जो इवोल्यूशन होता है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का, वो नॉर्मली होता है कि उनके शरीर के अंदर कौन सा जो ऑर्गन है उसका यूज़ हो रहा है और कौन से ऑर्गन का डिसयूज़ हो रहा है।
तो उस ऑर्गन के इस्तेमाल होने या ना इस्तेमाल होने की वजह से भी उन लाइफ फॉर्म के अंदर इवोल्यूशन आता है। इनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। द जिराफ टू इवॉल्व देयर नेक बाय फोर्जिंग द लीव्स ऑन द टॉल ट्रीज एंड हेड टू अडॉप्ट बाय द इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। तो उन्होंने बोला कि जो जिराफ है उनकी जो नेक है उसके अंदर इवॉल्व हुआ, उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि उनको जो लार्ज ट्रीज हैं उनके ऊपर जो लीव्स हैं वो खानी होती है बड़ी बड़ी ब्रांचेस से, इसके लिए उनको लॉन्ग नेक की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनकी जो नेक है वो इलोंगेट हो गई। लेकिन उनकी ये जो लेमा की थ्योरी है वो रिजेक्ट हो चुकी है, अब इसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता है। नेक्स्ट केम इज द डार्विन थ्योरी एंड द की पॉइंट ऑफ द डार्विन थ्योरी आर द ब्रांचिंग डिसेंडेंट एंड द नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि जो ब्रांचिंग डिसेंडेंट है और जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये दो मेन की पॉइंट हैं डार्विन थ्योरी के। अब ये जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी और उनको अभी हम देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला था वो था इनिशियल और द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, दूसरा था ओवर पॉपुलेशन, तीसरा था कंपटीशन फॉर दिस रिसोर्सेज, फोर्थ वन इज स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द फिफ्थ वन इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होंगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, कंपटीशन होगा उस एरिया के अंदर। अगर ओवर पॉपुलेशन भी हो रही है तो भी कंपटीशन होगा, और अगर कंपटीशन हो रहा है तो अल्टीमेटली वहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाता है, और जो फिट होंगे, जो अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे, वही आगे जाके सर्वाइव करेंगे, और इसी को हम सर्वाइवल ऑफ फिटनेस या फिर नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इनके अंदर एक सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था ह्यूगो डी वेरेज। इन्होंने म्यूटेशन के लिए अपना आइडिया दिया था, और उनके अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन थी वो थी कि एक बहुत बड़े बड़े जो डिफरेंसेस हैं वो सडनली किसी पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। ये उनका आइडिया था म्यूटेशन के लिए। इसके अलावा इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो इवनिंग प्राइमर्स के ऊपर किया था। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो ह्यूगो डी वेरेज का जो इवोल्यूशन का आइडिया था उसका, और डार्विन का जो वेरिएशन वाला आइडिया था उसके बीच में। तो सबसे पहले जो ह्यूगो डी वेरेज हैं उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशंस हैं वो रेंडम और डायरेक्शन लेस होती हैं। यानी कि जो म्यूटेशन है वो रेंडमली कहीं भी आ सकती हैं और उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, वो किसी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चल सकती हैं म्यूटेशंस। वहीं डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस हैं वो स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनल हैं। यानी कि इवोल्यूशन के टाइम ड्यूरेशन पे जो वेरिएशंस आती हैं डार्विन के अकॉर्डिंग, वो छोटी छोटी वेरिएशंस आती हैं और वो एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही मूव करती हैं। The second point is that Hugo de Veres believed that the mutation caused speciation, which is also called as saltation. यानी कि ह्यूगो डी वेरेस के अकॉर्डिंग ये जो म्यूटेशन है इनकी वजह से स्पेसिएशन होता है, और इसी प्रोसीजर को हम सॉल्टेशन भी बोलते हैं। सॉल्टेशन में होता ये है कि एक सिंगल स्टेप के अंदर ही बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस आ जाती हैं। वहीं अगर हम डार्विन के बारे में बात करें तो जो इवोल्यूशन था वो डार्विन के अकॉर्डिंग ग्रेजुअल था, यानी कि एक स्लो एंड स्टीडी प्रोसीजर था इवोल्यूशन का डार्विन के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इनके बीच में। अब हम बात कर लेते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो इस प्रिंसिपल के जो की पॉइंट है हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। He stated that the allelic frequencies in a population are stable and is constant from the generation to generation. तो जो सबसे पहला पॉइंट था इनके प्रिंसिपल के बारे में वो ये था कि जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी गिवन पॉपुलेशन की, वो हमेशा स्टेबल रहती है और कांस्टेंट रहती है एक से लेके दूसरी जनरेशन तक। यानी कि हर जनरेशन के अंदर जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल और कांस्टेंट रहेगी। ये सबसे पहला उनका पॉइंट था। The second point about this is the gene pool, that is total genes and their alleles in a population, remains constant. This is also called as the genetic equilibrium. यानी कि जो जीन पूल होता है, जीन पूल होता ये है कि जो टोटल नंबर है या टोटल पॉपुलेशन है जीन की और उसके एलेल की किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन होगी जीन्स की और एलेल्स की, उसको हम जीन पूल बोलते हैं। तो ये जो जीन पूल है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। द थर्ड पॉइंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। यानी कि जितने भी एलेलिक फ्रीक्वेंसीज हैं इनका जो सम टोटल होगा वो हमेशा 1 होगा। और यही जो 3 पॉइंट है कि वो स्टेबल और कांस्टेंट है, इसके अलावा जीन पूल भी कांस्टेंट है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं, और जो सम टोटल है एलेलिक फ्रीक्वेंसी का वो 1 रहता है। इन्हीं के बेसिस पे
हार्डी वेनबर्ग ने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी दिया था इसका, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑलवेज रिमेन्स 1। अब देख लेते हैं उन्होंने ये जो पी स्क्वायर बोला, क्यू स्क्वायर बोला है, 2pq बोला, इनका मतलब क्या क्या था। तो यहाँ पे जो p और जो q है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी, एलेलिक फ्रीक्वेंसी को, और स्मॉल a जो पॉपुलेशन है उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी को। p stands for capital A allelic frequency and q stands for small a allelic frequency in a population. The frequencies of the capital A individuals in a population is p square. यानी कि जो कैपिटल ए इंडिविजुअल्स की जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी गिवन पॉपुलेशन के अंदर, उसको डिनोट किया जाता है पी स्क्वायर से। वहीं जो स्मॉल ए वाली फ्रीक्वेंसीज हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको डिनोट किया जाता है क्यू स्क्वायर से। और एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए जो इंटरमीडिएट है उनकी फ्रीक्वेंसीज को डिनोट किया जाता है 2pq से। और इसी के बेसिस पे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन निकल के आता है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज ऑलवेज रिमेन्स 1। और ये उन्होंने पहले भी बोला था, थर्ड पॉइंट था कि जो सम टोटल होता है सारी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का वो हमेशा 1 रहता है। इसी के बेसिस पे उनका ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था उन्होंने वो दिया था। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं, और पहला जो फैक्टर है वो है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। सेकेंड फैक्टर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड वन इज म्यूटेशन, फोर्थ वन इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड द फिफ्थ वन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है वो अफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज फाउंडर्स इफेक्ट। सो ड्यूरिंग द जेनेटिक ड्रिफ्ट something changes in the allelic frequency is so different in a sample of population that they became a different species. तो बहुत बार क्या होता है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके टाइम पे या उसकी वजह से एलेलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है किसी एक गिवन एलेलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, किसी एक सैम्पल में पॉपुलेशन के, कि वो एक कंप्लीट डिफरेंट स्पीशीज ही बन जाती है। यानी कि कोई नॉर्मल स्पीशीज थी, उनकी पॉपुलेशन थी, उसके अंदर कुछ एक जो 5-7 जो होंगी उनके जो इंडिविजुअल्स होंगे उस पॉपुलेशन के, उनकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा कि उसकी वजह से एक नई अलग स्पीशीज़ ही बन जाएगी, और वो जो पुरानी वाली स्पीशीज़ रह जाएगी। द ओरिजिनेटेड ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकेम फॉन्डर एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द फॉन्डर्स इफेक्ट। तो वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ना पूरी की पूरी, उसको हम बोलेंगे फॉन्डर, और इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं फॉन्डर इफेक्ट। यानी बिल्कुल सीधी भाषा में कि किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर कुछ सैम्पल के अंदर इतना ज़्यादा एलेलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाता है कि वो एक नई स्पीशी ही बना लेते हैं। तो वो जो पुरानी जो ओरिजिनल रहेगी उसको तो हम बोलेंगे फाउंडर, और इस पूरे इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन। So about 2000 million years ago, the first cellular form of life appeared on the earth. तो लगभग 2000 मिलियन साल पहले जो हमारी सबसे पहली जो सेल्यूलर फॉर्म थी लाइफ की वो हमारी अर्थ के ऊपर अपीयर हुई थी या आई थी। स्लोली द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकेम मल्टी सेल्यूलर फॉर्म एंड बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर अगो द इनवर्टिब्रेट्स आर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। धीरे धीरे ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इवॉल्व हुए, और लगभग 500 मिलियन साल पहले जो इनवर्टिब्रेट्स है वो आए और वो एक्टिव थे। थर्ड इज द जॉलेस फिश इवॉल्व अराउंड 350 MYE। MYE स्टैंड्स फॉर मिलियन ईयर्स अगो। तो लगभग 350 मिलियन ईयर पहले जो जॉलेस फिश थी वो इवॉल्व हुई थी। द फोर्थ पॉइंट इज द ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड टू इन्वेड from water to the land. The fish with the stout and strong fins could move on the land and go back to the water. तो नॉर्मली अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे पानी से निकल के लैंड वाले एरियाज़ के ऊपर यानी ज़मीन एरिया के ऊपर भी रहने लगे। जिन फिशेस के अंदर स्टाउट्स थे या फिर उनके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे वो हमारे लैंड के ऊपर भी मूव कर सकती थी और उसके बाद में पानी के अंदर भी वापस जा सकती थी। These animals called the low fins evolved into the first amphibian. और ये जो इसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो कि फिश थे जिसके अंदर वो पानी के अंदर भी रह रही थी और ज़मीन के ऊपर भी जा पा रही थी, इस टाइप के एनिमल्स को हम लोब फिन्स बोलते हैं, और इन्हीं से जो सबसे पहले एम्फीबियंस थे वो इवॉल्व हुए थे।
एम्फीबियंस हमें ऑलरेडी पता है कि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड वाले एरिया के अंदर भी रह सकते हैं। इनका सबसे बेसिक जो एग्जाम्पल है वो होता है फ्रॉग। So later, these amphibians evolved into the reptiles. They lack the shelled eggs. तो इनके बाद जो एम्फीबियंस हैं, इनके बाद इवोल्यूशन हुआ हमारे रेप्टाइल्स का, और ये जो रेप्टाइल्स हैं ये एग लेइंग एनिमल्स बन गए, और इनके जो एग्स हैं इनके बाहर एक शेल भी मौजूद होती थी प्रोटेक्शन के लिए। These reptiles of then different shape and size dominant on the earth. The fishes like the reptile and the land reptiles, example dinosaur. तो उसके बाद ये जो रेप्टाइल्स हैं एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, और जो रेप्टाइल्स थे ये फिर अलग अलग शेप के थे, साइज़ के थे, और ये हमारी अर्थ के ऊपर डोमिनेंट हो गए, यानी कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गई। जो फिश लाइक रेप्टाइल्स थे और लैंड रेप्टाइल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, और इनका जो एग्जाम्पल था लैंड रेप्टाइल्स का वो क्या था, डायनासोर्स था। द बिगेस्ट ऑफ देम वॉज द टाइनोसोरस रेक्स। तो जो सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट साइज था इनका वो था टायरासोरस रेक्स का। Some of the reptiles evolved into the birds and later some of them to the mammals. उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं वो इवॉल्व हुए बर्ड्स के अंदर, और जो बाकी कुछ थे वो इवॉल्व हो गए मैमल्स के अंदर। जो मैमल्स हैं वो विविपेरस होते हैं एंड आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। विविपेरस का मतलब होता है कि जो यंग वंस को गिव बर्थ करते हैं। तो जो मैमल्स हैं वो विविपेरस होते हैं, और इसके साथ साथ वो इंटेलिजेंट होते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि किसी भी डेंजर को कैसे अवॉइड करना है, किसी खतरे से कैसे हटना है, या फिर इसके अलावा वो जो कोई खतरा है उसको सेंस करने में भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो मैन है उसका ओरिजिन हुआ और उसका एवोल्यूशन हुआ। तो लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो जो प्रिमेट्स हैं जैसे कि ड्रायोपैथिकस या फिर रामापैथिकस हैं वो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। ये जो ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं हम कि जो ड्रायोपैथिकस के थे ये लंकन वॉकर्स थे। इसके साथ साथ इनके जो वॉक थी, इनका जो चलने का स्टाइल था वो गोरिल्ला और चिंपैंजीज से सिमिलर था, उनसे मिलता जुलता था। इसके अलावा ये ज़्यादा एप लाइक ऑर्गेनिज्म थे, एप लाइक इनका स्ट्रक्चर था और इनका जो और काम करने का तरीका था। इसके अलावा किस तरीके का खाना खाते थे वो थे दैट ये ईट सॉफ्ट फ्रूट एंड लीव्स। जो सॉफ्ट फ्रूट और लीव्स हैं ये उन्हीं को खाते थे। द सेकेंड वन इज रामापैथिकस। तो इनका जो बॉडी का पॉस्चर था वो सेमी इरेक्ट था, यानी कि ये मोर मेन लाइक इनका जो स्ट्रक्चर पॉस्चर था वो था। इनका जो नॉर्मली फूड था वो सीड्स या फिर नट्स वगैरह को ये खाते थे, और इनका जो फीचर था वो ये था कि इनके जो कैनाइन्स थे वो स्मॉल थे। इसके अलावा जो कुछ फॉसिल्स हैं मैन लाइक बोन्स के उनको भी डिस्कवर किया गया था यूथोपिया और तंजानिया से। इनसे रिवील हुए थे कुछ हॉमिनॉइड स्ट्रक्चर्स या फिर फीचर्स जिनकी वजह से आगे 3 या फिर 4 मिलियन ईयर्स अगो जो कुछ मैन लाइक प्रिमेट्स थे वो हमारे ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर भी वॉक करते हुए उनको देखा गया था। नॉर्मली इनका जो साइज़ था वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं था, और इनकी जो वॉक थी वो भी बिल्कुल अपराइट थी, बिल्कुल स्ट्रेट वॉक, वो ह्यूमन जैसे उनकी वॉक थी। द थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। ये इनका जो बॉडी का पॉस्चर था वो फुल्ली इरेक्ट पॉस्चर था। ये हर्बीवोरस थे, ये फ्रूट्स वगैरह को भी खाते थे। इसके अलावा ये हंटिंग के लिए स्टोन का इस्तेमाल करते थे, यानी कि स्टोन्स को एज अ वेपन यूटिलाइज करवाते थे हंटिंग के लिए। इसके अलावा वो ट्रीज़ के ऊपर भी रहते थे, और इनके जो कैनाइन्स और इंसीजर्स थे उनका साइज भी स्मॉल था। नेक्स्ट केम दी होमो हैबिल्स। इन होमो हैबिल्स की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो लगभग 650 से लेके 800 सीसी के बीच में थी। इनका जो बॉडी पॉस्चर था वो फुल्ली इरेक्ट था, यानी कि बिल्कुल मैन लाइक इनका बॉडी पॉस्चर था जो आज के टाइम पे हम देखते हैं। इनका जो फूड था वो कार्निवोरस भी हो सकता है, और इसके अलावा इनके जो फीचर्स थे वो थे कि इनके जो कैनाइन्स थे वो स्मॉल थे, और ये सबसे पहले टूल मेकर ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि जो अलग अलग जो चीज़ों को बनाने के लिए जो टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो उन्होंने बनाने शुरू किए थे। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। लगभग इनकी एज 1.5 मिलियन ईयर्स अगो है। इनके जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 900 सीसी के पास में थी। इनका जो बॉडी पॉस्चर था वो ये फुल्ली इरेक्ट थे। फूड के केस में ये ऑमनिवोरस थे, और ये स्टोन्स और बोन्स वगैरह का इस्तेमाल करवाते थे हंटिंग वगैरह के गेम के लिए, यानी कि बोन्स और जो स्टोन वगैरह हैं ये उनसे हंटिंग के लिए जो टूल्स हैं वो बनाते थे, शिकार के लिए टूल्स बनाते थे। द सिक्स्थ इज होमो नीदरथल्स। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो लगभग 1400 सीसी के पास में है। इनका जो बॉडी पॉस्चर है वो फुल्ली इरेक्ट था।
ये ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म हैं और इसके साथ साथ ये केव ड्वेलर्स हैं, यानी कि केव वगैरह में रहने वाले हैं। यूज टू हाइड देयर बॉडीज एंड बरिड देयर डेड, और ये फिर धीरे धीरे अपनी बॉडीज़ को भी हाइड करने लगे थे, और अगर किसी की डेथ हो जाती इंडिविजुअल की तो ये उसको बरो करने लगे थे, यानी कि ज़मीन में दबाने भी लगे थे। और इसके बाद में आए होमो सैपियंस, जो कि अफ्रीका से अरोज हुए और धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर गए और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग रेसेस को बना लिया, डेवलप कर लिया। लगभग जो आइस एज है दैट इज 75,000 से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक जो मॉडर्न होमो सैपियंस हैं वो आए। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है वो लगभग डेवलप हुई थी 18,000 ईयर्स अगो, यानी कि जो केव वगैरह में जो आर्ट वगैरह बनाई जाती है ये लगभग 18,000 ईयर्स अगो पहले ही आई है। जो एग्रीकल्चर है वो लगभग 10,000 साल पहले आया है, और जो फिर उसके बाद ही जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो शुरू हो गई। So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.